अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हुए हैं और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत अली मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए आज कि ये एलर्जी क्या होती है और इसकी वजूहात क्या हैं? शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपने फरमाया, आज का टॉपिक एलर्जी के बारे में आपने पूछा है कि एलर्जी क्या होती है और उसकी वजूहात क्या हैं। एलर्जी एक तरह का हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, यानी मदाफ़ियती निज़ाम जो है, वो किसी भी एबनॉर्मल तरीके से रिएक्ट करे एक हार्मफुल सब्सटेंस को भी। यानी नॉर्मली वो जो सब्सटेंस होते हैं, यानी जो एलर्जिन जिनको हम कहते हैं एलर्जिन, अब वो कोई टॉक्सिक चीज़ें नहीं होती, वो नॉर्मल चीज़ें हैं जो अक्सर जिनको हम एक्सपोजर हमारा होता रहता है। लेकिन बाज़ लोगों के अंदर कुछ ऐसी वजूहात होती हैं कि उनका बॉडी का सिस्टम ज़्यादा रिएक्ट करता है और एबनॉर्मल तरीके से रिएक्ट करता है। तो उसकी वजह से 3 तरह की आमतौर पे एलर्जी शुमार होती हैं। एक होती है जो कि नाक, कान, गले और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी खांसी, नज़ले, ज़ुकाम से रिलेटेड होती है। दूसरी होती है चमड़ी पे, स्किन पे एलर्जी होती है, जो लाल निशान वगैरह पड़ जाते हैं। तीसरा पेट की तकलीफ़ होती है, जिसमें कि लूज़ मोशंस यानी डायरिया होता है, पेट में दर्द होता है और उल्टियाँ भी हो जाती हैं। तो इनकी वजूहात भी अलग हैं और इनके सिम्टम्स भी अलग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपने जैसा पूछा कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी वजूहात की बहुत वाइड वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पे जाऊँ, आमतौर पे लोग सवाल करते हैं कि एलर्जी किस मौसम में ज़्यादा होती है। देखिए, एलर्जी किसी भी मौसम में हो सकती है और हर सीज़न में होती है ये। लेकिन आमतौर पे जब चेंज ऑफ वेदर होता है, यानी जैसे कि हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ जाते हैं, यानी जो अब महीने सितंबर अक्टूबर के, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। फिर जब हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं, यानी जो मार्च और अप्रैल के महीने होते हैं, इनमें भी ज़्यादा होती है। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऑटम में और यानी ख़िज़ां में और बाहर के मौसम में ये ज़्यादा होती है, लेकिन ये किसी भी मौसम यानी टाइम ऑफ द ईयर में हो सकती है। अब इसकी वजूहात की तरफ मैं आता हूँ। एक तो होता है कुछ लोगों का बॉडी सिस्टम ऐसा है कि वो हार्मलेस सब्सटेंसेस को भी ओवर रिएक्ट करता है। तो एक तो वो लोग हो गए जिनमें बग़ैर किसी वजह के होती है। नंबर 2, पॉलन्स होते हैं। पॉलन्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे घर में भी या हमारे लॉन में या जो एरियाज़ होते हैं या हमारे फार्म हाउसेज़ में फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं और ट्रीज़ हैं, उनसे कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो कि हम रिएक्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम घर में पालतू जानवर होते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो या पिजन हो गया, या और जो जानवर होते हैं या परिंदे होते हैं, उनसे भी हम रिएक्ट करते हैं। फिर इसके बाद माइट्स होते हैं, डस्ट माइट्स, ये टाइनी बग, छोटे छोटे कीड़े होते हैं घर के अंदर, जो कि रिएक्ट कर सकते हैं हम उनको भी। फिर इसके अलावा जो इंसेक्ट होते हैं, उनके जो पर होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, उससे भी हम रिएक्ट करते हैं। फिर काकरोचेज़ वगैरह अगर घर के अंदर हों तो उनसे भी हमारा बॉडी सिस्टम बाज़ दफ़ा एलर्जी को रिएक्ट करता है। फिर घर के अंदर जो कारपेट्स होते हैं, कर्टन्स होते हैं, ये भी हमारा बाइस बन सकते हैं। फिर घर के जो वेट एरियाज़ हैं, जैसे कि बाथरूम वगैरह होते हैं, उसके अंदर काई, जैसे फंगस जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर इसके बाद जैसे फूड हैं, बहुत सारे फूड हैं, लेकिन 3-4 में कॉमन, जैसे बाद लोगों को दूध से एलर्जी होती है, मिल्क होता है, एग हो गया, मीट हो गया। फिर वीट एलर्जी हो जाती है, यानी गेहूँ वगैरह से भी एलर्जी हो जाती है। फिर कुछ ऐसे जैसे आजकल ये ग्लव्स हैं जो पहने जाते हैं लेटेक्स के, इनसे भी लोगों को एलर्जी होती है। फिर बहुत अहम बात जो मैं आखिर में बताना चाहूँगा, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे कि बहुत कॉमनली एस्प्रिन है, सल्फा ड्रग्स हैं, पेनिसिलिन हैं, लोग इनसे रिएक्ट करते हैं। तो ये जो वजूहात मैंने आपको बताई, ये कॉमन वजूहात हैं जिनकी वजह से हम एलर्जी हमें हो जाती है। डॉक्टर साहब, इनसे बचा कैसे जा सकता है? अच्छा, मैं बचाव पे जाने से पहले कुछ मैं आपको इलाज इसका बताता चलूँ। जाहिर है कि इलाज बताना पहले है, जो अगर किसी को अगर एलर्जी हो गई है तो वो उसका इलाज कैसे करे। सबसे पहला इलाज तो ये है कि कॉज फाइंड आउट करें, क्या चीज़ है जिससे आपको एलर्जी हो। ये खुद आप कर सकते हैं कि आप कहाँ जाते हैं, किन चीज़ों का जब आपको सामना होता है तो आपको ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है। नंबर 2, इसके इलाज के अंदर दूसरा हिस्सा है एंटीहिस्टामिन का, जो आपने आमतौर पे देखा होगा, बहुत सारी एंटीहिस्टामिन बाज़ार में अवेलेबल हैं, वो सब इसमें इस्तेमाल होती हैं। नंबर 3, फिर डीकंजेस्टेंट्स हैं, जो कि कुछ एंटीहिस्टामिन के साथ मिले भी होते हैं, ये ओरल भी होते हैं और नेज़ल भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं ये डीकंजेस्टेंट्स। फिर ये नेज़ल स्प्रे आपने बहुत सारे इस्तेमाल किए होंगे, बाज़ार में अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है सेलाइन नेज़ल रिंस। ये बेकिंग जो पाउडर होता है, हम सॉल्ट और पानी को मिलाकर ये कर सकते हैं और इसको नाक से अच्छी तरह से इसको साफ़ करना चाहिए।
इसके बाद जो थ्रोट गले के अंदर खराश महसूस हो रही होती है या इरिटेशन हो रही होती है, इसके अंदर लोजेंजेस यूज़ होते हैं। मेंथॉल की बड़ी कॉमन है, वैसे हनी की और चीज़ों की भी अवेलेबल होती है। फिर आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक इम्यूनोथेरेपी भी होती है। कुछ वैक्सीन या इंजेक्शंस होते हैं जो लोग लगा लेते हैं, तो उनसे भी उनको बड़ा फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए कि इसकी अलामात क्या होती हैं एलर्जी की? एलर्जी की देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि एलर्जी अगर नाक कान गले की है तो इसके अंदर आप यहाँ से शुरू कर लें कि छींकें आना, नाक बंद होना, नाक का बहना, आँखों से पानी बहना, आँखों का सुर्ख हो जाना, गले में खराश हो जाना, कानों में खराश महसूस करना। फिर इसके बाद अगर ये ज़्यादा सीवियर अख्तियार करे तो इसमें खांसी और सांस का फूलना, जिसको दमा कहते हैं, ये दमा भी हो जाता है। फिर अगर पेट की तकलीफ़ है तो पेट की तकलीफ़ में वो चीज़ें खाने से आपको डायरिया, वोमिटिंग और पेट में दर्द होगा। फिर जो चमड़ी है यानी स्किन है, इसके ऊपर लाल धब्बे पड़ जाना, निशान पड़ जाना, मुख्तलिफ़ तरह के इसमें लाल निशान होते हैं जो कि एलर्जी की फॉर्म में हमें सामने नज़र आते हैं। तो डॉक्टर साहब फिर इससे बचाव के क्या जी तरीके जी, हैं? अब देखिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी शुरू में, यानी जो इसकी वजह है वो ही इसकी प्रिवेंशन है। यानी मिसाल के तौर पर आप सबसे पहले तो फाइंड आउट करें। फिर आप अगर गार्डन में जाते हैं, आपको वहाँ एलर्जी होती है, तो इसका मतलब फ्लावर से और प्लांट से हो रही है। आपके अगर घर में जानवर आपने पाले हुए हैं, पेट्स वगैरह, तो आपको अगर उनके पास जाने से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब उनसे आपको जो उसका जो पर है, या जो पर तो नहीं, जो बाल होते हैं उसके, या उनके जो ज़ुकाम, उनको भी सेलाइवा जो उनका होता है उससे भी हो जाता है। फिर आप घर के अंदर ये करें कि अपने जो बेड्स और पिलो उनको वीकली बेसिस पे साफ़ करें, उनको गंदा ना रहने दें। फिर अपने घर की क्लीनिंग बहुत प्रॉपर करें। अपने बाथरूम को जो जहाँ जो वेट एरियाज़ हैं उनकी उनकी बहुत अच्छी प्रॉपर क्लीनिंग करें। फिर अगर आप बाहर गए हैं और वहाँ मिट्टी था और वो जो एलर्जी ना आपको लग कर आए, फौरी तौर पे कपड़े चेंज करें और शावर लें आप। इस तरह से आप बच जाएंगे। फिर आप जो कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, बाज़ लोगों को उनसे भी रिएक्शन होता, तो बेकिंग सोडा अगर आप डिटर्जेंट के अंदर मिला दें तो आप इससे बचत हो जाती है। फिर बाज़ मौसम ऐसे बड़े ख़राब होते हैं जिनके अंदर मिट्टी, धुआं बाहर से आ रहा होता है, तो उस सूरत में आपको उनको खिड़कियों को और दरवाज़ों को बंद रखना पड़ेगा। फिर आपका जो ह्यूमिडिफायर सिस्टम है, क्लीन यानी AC वगैरह हैं, उनके जो फिल्टर्स होते हैं उनकी भी आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर अगर आप करेंगे, और हर आदमी का अलग वजह होती है, तो इस तरह से आप इससे एलर्जी से आप बच जाएंगे। डॉक्टर साहब आपने बहुत मुफीद बातें बताई हमें एलर्जी के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अपने सामीन और नाजरीन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा चैनल मेडिकल ख़बरनामा बाय डॉक्टर लियाकत अली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ आइकॉन बेल भी दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो उन तक बर वक्त पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया आपका भी। खुश रहा करें, खुशियाँ बांटें, सबका ख्याल रखें। शुक्रिया।